हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट के लिए जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है पॉलिटी के क्वेश्चन पूछने का, बहुत ही डिफरेंट चल रहा है थोड़ा, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो अक्सर हम छोड़ देते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। ये आपको ARO के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि पॉलिटी का एक अलग सेक्शन दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लेकिन इसमें वो सभी बातें ऐड हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, सिर्फ आर्टिकल इसमें नहीं है, सब चीज़ इसमें ऐड है। फिर सबसे पहले है कि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो 75 के क्लॉज 3 में। जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 बार ऐसा हो चुका है कि समय से पहले मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा भंग हो गई। और कब कब हुई थी? 1970 में, 77 में, 79 में, 84 में, 89 में, 91 में, 97 में, 99 में। सबसे पहली बार 1970 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये पूरे ईयर पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कितनी बार हुआ ये पूछा जा सकता है। फिर है कि आपातकाल अगर लगा हुआ है तो संसद अगर चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। और ये वृद्धि कितने समय के लिए होगी? तो एक बार में केवल 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार 1976 में इस लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। किस आधार पर? इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर एक साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, मतलब टोटल 2 साल का आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये आपातकाल लगा था, लेकिन अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला क्लॉज हटा दिया गया है आपातकाल से। इस आधार पे अब आपातकाल नहीं लगता, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी लोगों को पता होगा। अब देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसे संसद के किसी भी सदन का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या फिर राज्यसभा का। तो कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो इंदिरा गांधी थी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था जिसमें राज्यसभा की अध्यक्ष थी, तो पहला वाला 66 से 67, देवगौड़ा का 96 से 97, IK गुजराल का 97 से 98 और डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2004 से 2014 तक कार्यकाल था। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? 1947 से 64 तक जवाहरलाल नेहरू का, जो पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन चला था। तो इस टाइम पे जो हाई कोर्ट में चीज़ें पूछी जा रही हैं, बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो लगता नहीं है कि पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ ली जाती हैं। फिर है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, 1977 से 79 तक थे। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ, VP सिंह के खिलाफ। 1989 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री थे, इनके खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव। अगला है पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य कौन नहीं थे? PV नरसिम्हा राव। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में इन्होंने सदस्यता ग्रहण करी थी, प्रधानमंत्री बने थे। फिर अब पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? HD देवगौड़ा। ये पहले विधानसभा के सदस्य थे, बाद में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली थी। अगला है भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आर्टिकल 74 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में किसमें है? आर्टिकल 74 में, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। फिर है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, फिर है उप मंत्री। मंत्रिमंडल में किसे रखा जाता है? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को। ये वाले कैबिनेट मंत्री और इनके साथ प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होता है जिसे कोई विभाग मिला हुआ होता है, उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? इनमें से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रधानमंत्री किस किस चीज़ का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। जो भी हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है।
अब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है या फिर कहा जाता है उसका कोई विधेयक पारित नहीं होता या फिर रोक लिया जाता है या फिर किसी भी तरह से अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरी लोकसभा को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 52। इसमें है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है राष्ट्रपति के? तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से सदस्य होते हैं, लेकिन सभी निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। और अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके साथ 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक सदस्य होने चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 50-50। महाभियोग किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 61 में महाभियोग। और ये किसी भी सदन में लाया जाता है, या फिर लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है। फिर है पहले ये जहाँ पे लाया जाएगा उसके बाद दूसरे वाले सदन में जाएगा, तो ये चीज़ याद रखनी है। और 14 दिन पहले उसे बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। ये कुछ शर्त होती है। फिर है कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन रह चुके हैं? वीवी गिरी थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, बीडी जत्ती थे। तो अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश नहीं है, तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति काम करता है। अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो काम करता है। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक पार्टी जो चुनाव जीतती है वो एक सदस्य को ऐसा अपना नेता चुनती है और वो नेता, उसको प्रधानमंत्री कौन बनाता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में दिया है? 124 में। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 214 से 232 के बीच में दिया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसे CAG बोलते हैं। और किस आर्टिकल में दिया है? 148 आर्टिकल में। CAG किस आर्टिकल में? 148। राज्यों के राज्यपालों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को और अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस टाइम पे कौन है? सुशील चंद्र। और किस आर्टिकल में दिया है चुनाव आयोग? 324 में। 324। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल किस में दिया है? ये महान्यायवादी 76 में। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करता है। 315 में दिया है संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है वित्त आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है वित्त आयोग? 280 में। फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की भी नियुक्त करता है। किस आर्टिकल में दिया है? 338 बी और 342 ए में। किस संविधान संशोधन के तहत आया था पिछड़ा वर्ग आयोग? 302 वाले संविधान संशोधन में आया था 2018 में। आगे चलेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऐसे कई आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति। तो इन सभी आयोगों के सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अध्यादेश किस आर्टिकल में आता है? 123 में। और ये अध्यादेश जो 123 में आता है ये राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है 213 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 213 राज्यों से संबंधित है, 123 राष्ट्रपति से संबंधित है। क्षमा दान की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसमें कौन कौन सा आता है? एक तो क्षमा आता है, जिसमें पूरी तरह से सब चीज़ उसकी जितनी भी दंड है वो सभी खत्म कर दिए जाते हैं, सब कुछ खत्म। फिर प्रविलंबन के तहत क्या आता है कि कुछ टाइम दिया जाता है कि आप क्षमा याचना कर सकते हैं, थोड़ा जो सज़ा है उसमें विलंब किया जाता है प्रविलंबन में। फिर परिहार में क्या है? थोड़ी अवधि कम की जाती है कि अगर तुम्हारा 10 साल तक कारावास है तो उसे कम करके 7 साल कर दिया जाएगा। तो ये अवधि कम की जाती है परिहार के अंतर्गत। लघुकरण में क्या आता है कि उसका स्वरूप परिवर्तन किया जाता है, जिस तरह की सज़ा दी गई है उसका स्वरूप बदल दिया जाएगा। अगर कठोर दंड दिया गया है, कठोर कारावास 10 साल का, तो उसे कम कठोर में बदल दिया जाएगा, लेकिन अवधि वही रहेगी, तो इसे लघुकरण कहेंगे। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन कौन सी होती है? एक अत्यंतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसमें जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। फिर है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो, जिसमें विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से भेज दिया जाता है
सदन में। फिर है जेबी वीटो, जिसमें अनिश्चित काल के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि मैं ना आज्ञा दे रहा हूँ ना फिर इसे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दूंगा पूरी तरह से। तो इसे पहली बार कब लाया गया था, ये पूछा जाता है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और ये कौन सा विधेयक था, भारतीय डाक में संशोधन का विधेयक था। तो इसे ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो के तहत रोक लिया था। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर ये वाला विधेयक निरस्त हो गया था। आगे चलेंगे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरि के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। पूछा जाता है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो दूसरा वाला चक्र होता है उसकी मतगणना करनी पड़ी थी, वीवी गिरि के। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हार गए थे राष्ट्रपति का, लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। पूछा जाता है कौन निर्विरोध चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी। राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में आता है, 165 में। और जो राष्ट्र का मतलब देश का महाधिवक्ता जिसे महान्यायवादी कहते हैं वो 76 में आता है। संसद की संयुक्त बैठक किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल 108। धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है, 110 में। संचित निधि के बारे में 266 में। आकस्मिक निधि के बारे में 267 में। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। कुछ संयुक्त न्यायालय हैं जिसमें एक से अधिक राज्य जुड़े हुए हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं। तो कौन कौन से पूछा जाता है अक्सर, तो कलकत्ता जो है वो अकेला नहीं है, इसमें और भी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल कलकत्ता उच्च न्यायालय से। बम्बई से गोवा भी जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी से भी कई राज्य जो उत्तर पूर्व के हैं जुड़े हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ये सभी जुड़े हैं गुवाहाटी से। तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा का है एक ही उच्च न्यायालय। केरल का है, केरल और लक्षद्वीप का एक ही है। मद्रास का पुदुचेरी का है और तमिलनाडु का है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आपातकाल किस पार्ट में दिया गया है, तो भाग 18 में दिया है आपका आपातकाल। आपको अगर सभी आर्टिकल पढ़ने हैं तो एक पहले वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें अनुसूचियाँ भी दी हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा और सभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है आपातकाल किस आर्टिकल में आता है, तो 352 से 360 के बीच में आपातकाल दिया हुआ है। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आपातकाल किस आर्टिकल में है, तो 352 सिर्फ लगाइएगा, आर्टिकल 352, जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन पूछा जाता है, मतलब राज्यों में सांविधिक जो तंत्र है वो विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। फिर है वित्तीय आपातकाल, ये 360 के अंतर्गत लगता है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी इंडिया में नहीं लगा है। और न्यूनतम कितने समय के लिए लगता है, 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल। और बाकी का जो हमने देखा था कि 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल। फिर शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है, इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट के एग्जाम में पॉलिटी के अंतर्गत ही शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन रिवाइज कर लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है जो ऑप्शन देख के। कुचिपुड़ी जैसे आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है, जो नाम से है वो तो सेम ही है। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का है। इसके अलावा एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, छापे खाने और उनके स्थल के नाम। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। नाम सबके देखते जाइए, अलग अलग नाम है लेकिन चीज़ें लगभग एक ही हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। फिर है करेंसी प्रेस बैंक नोट, करेंसी बैंक प्रेस, ये कहाँ है, नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, करेंसी बैंक प्रेस है नासिक में। बैंक नोट प्रेस है देवास में, देवास मध्य प्रदेश में है। फिर है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें यूपी से रिलेटेड सभी चीज़ें दी हैं, जनगणना से रिलेटेड, उसको अगर आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ सही कर पाएंगे आप। जीव विज्ञान वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो करंट अफेयर का एक लंच ब्रेक वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसे देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।